scholars, I'm Seema Raj, and now we are gonna start the textual grammar of our lesson, My Brother's Great Invention. So let's begin it. So here is our first question. Read the sound words used in the story in column 1. Complete column 2 by matching expressions from the box given below. An example has been done for you. So before beginning the answer of this question, let's understand what are sound words. Actually, onomatopoeia. Okay, onomatopoeia का मीनिंग क्या है? साउंड वर्ड्स, यानी कि वो वर्ड्स जिनको सुन के ही लगे कि ये इमिटेशन है साउंड्स का, यानी कि साउंड्स की कॉपी है, लाइक क्रैश, सुन के लग रहा है कि कोई चीज ब्रेक हो रही है ना, टूट रही है. इफ आई से दैट डिंग डोंग या टिंग टोंग, टिक टॉक, ये सब सुन के ही लग रहा है आपको कि ये सब साउंड वर्ड्स है, साउंड्स का इमिटेशन है, उनकी कॉपी है. तो ऐसे साउंड वर्ड्स को, ऐसे इमिटेशन वर्ड्स को हम क्या बोलते हैं? साउंड्स का जो इमिटेशन वाला वर्ड्स है, कॉपी वाला वर्ड्स है, इसे हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? ओनोमेटोपोएia. ये एक पोएटिक डिवाइस है, एक फिगर ऑफ स्पीच है जो कि पोएट्स यूज करते हैं अपने राइटिंग को ज्यादा एक्सप्रेसिव, इंप्रेसिव और इंटरेस्टिंग बनाने के लिए. सो ये ओनोमेटोपोएia का मीनिंग आपको समझ आया गया होगा. क्या? साउंड वर्ड्स या फिर इमिटेशन वर्ड्स आर नोन एज ओनोमेटोपोएia. सो ये आप देखो, यहाँ पे आपको ये सारा दे रखा है और आपको मैच करना है एक्सप्रेशंस को किससे? साउंड वर्ड से, यानी कि ओनोमेटोपोएia से. सो अब आप देखो यहाँ पे क्रैश का मीनिंग क्या है? सडन लाउड साउंड ऑफ ब्रेकिंग. जैसा कि मैंने आपको बताया था, टूटने की आवाज को, जोर से जो टूटने की आवाज होती है, इंग्लिश में उसको क्या बोलते हैं? वी कॉल इट क्रैश. द नेक्स्ट वर्ड इज हमिंग. हमिंग का मीनिंग क्या है? गुनगुनाना या ऐसे जो आवाज आती है. अ कॉन्टिन्यूअस लो एंड सूदिंग साउंड इज नोन एज हमिंग. हिस्ड का मीनिंग क्या है? विस्पर्ड एंग्रीली. जब आप क्या कर दिया तो सुनता नहीं, बात ऐसे करता है, तो ये आप जब इस तरीके से बात करते हैं ना, तो दिस इज नोन एज हिजिंग. ओके, अब स्नेक की आवाज भी ऐसी होती है, ऐसे सुना है मैंने. तो इसको भी हम हिजिंग बोलते हैं, जिसे हम विस्पर्ड, यानी कि जब आप विस्पर करते हो, फुसफुसाते हो गुस्से में, तो बोलते हैं, या उसको भी हिस बोलते हैं, या फिर स्नेक की आवाज को भी हिस ही बोलते हैं. नेक्स्ट वन इज हैमरिंग, सॉइंग, क्लैटरिंग. अब हैमरिंग का मीनिंग आपको पता है ना? हथौड़े से ठोकते हैं ना, ठक 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 ठक. वो सॉइंग की आवाज, लकड़ी को जब काटा जाता है आड़ी से, सॉ से, सो दैट इज ऑल्सो अ साउंड वर्ड. क्लैटरिंग मीन्स आपको पता है क्लैटर होता है तो जो खड़खड़ की आवाजें आती हैं, तो दैट इज ऑल्सो नोन एज अ साउंड वर्ड, दैट इज ओनोमेटोपोएia. अब इसका मीनिंग क्या है? कांस्टेंट एंड लाउड कंस्ट्रक्शन नॉइजेस. जब आप कुछ चीजें बना रहे होते हैं, कुछ कंस्ट्रक्ट कर रहे होते हैं, तो इस तरीके की जो आवाज होती है उसी को हम क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? ये सारी आवाज कुछ कंस्ट्रक्ट करने की है, लगातार जोर जोर से आवाजें आती है, उसको हम बोलते हैं हैमरिंग, सॉइंग, क्लैटरिंग, है ना? तो इस तरीके से ये क्वेश्चन को आप कर लेंगे. नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाट इज इट? The question is, read the highlighted phrase in the following sentence from the text. अब आप देखिए टेक्स्ट से कुछ highlighted phrase है. Phrase means क्या है? A group of words that completes the sense of any sentence, है ना? तो किसी भी सेंटेंस को complete meaning देने में किसका यूज होता है? Group of words, जिसको हम क्या बोलते हैं? Phrases. ओके और ये मैं कितनी बार आपको फर्स्ट टर्म में फ्रेज का मीनिंग बता चुकी हूँ. सो आपको चाहिए तो आप वहां से भी जाके देख सकते हैं, या फिर हम एक और वीडियो बनाने वाले, सिर्फ यही सब चीजें रहेंगी, ग्रामर से रिलेटेड चीजें, कि ताकि आपको क्लियर हो पाए चीजें और अच्छे से. तो आप उन वीडियोस को फ्यूचर में हम बनाएंगे और आप वहां से देख सकते हैं. So well, that was the end of peace and quiet in the house. The highlighted phrase displays a combination of two words. अब ये जब आपने रीड किया तो इसमें क्या है? पीस एंड क्वाइट है. ठीक है, इस फ्रेज में दे रखा है. तो ये क्या है? कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स, पीस एंड क्वाइट, राइट? जनरली यूज टुगेदर इन फिक्स्ड ऑर्डर, जिनको एक ही ऑर्डर में, सेम ऑर्डर में, मतलब कि पीस फर्स्ट प्लेस पे है तो फर्स्ट प्लेस पे ही रहेगा, सेकंड प्लेस पे क्वाइट है तो आप सेकंड प्लेस पे ही क्वाइट रहेगा. ये नहीं आप क्वाइट एंड पीस नहीं बोल सकते, है ना? ऑर्डर बिल्कुल फिक्स है, बिल्कुल चेंज नहीं हो सकता. जिस सीक्वेंस में वर्ड्स है उसी सीक्वेंस में हम फ्रेजेस को रखते हैं, दो वर्ड्स को रखते हैं. तो जनरली इनका ऑर्डर कैसा होता है? फिक्स्ड होता है, सेम होता है, आप इन्हें चेंज नहीं कर सकते. इन वर्ड्स को हम क्या बोलते हैं? बायनोमियल्स. क्या बोलते हैं? बायनोमियल्स. बाय मींस आपको पता है टू,
है ना। तो दो अलग अलग वर्ड्स को जब आप एक साथ कंबाइन करते हैं जनरली एक ही ऑर्डर में, तो उसको हम क्या बोलते हैं, बाइनोमियल। और ये इसमें क्या होता है कि आपको ये ध्यान रखना है, ये जनरली इन दोनों वर्ड्स के बीच में कंजंक्शन होता है, लाइक हियर द कंजंक्शन इज, एंड कंजंक्शन की स्पेलिंग में आप देखो क्या आ रहा है, CON, जिस आप ऐसे याद रख सकते हैं दैट कंजंक्शन मींस कनेक्टर्स, ओके, और जॉइनिंग वर्ड्स। व्हाट्स द मीनिंग ऑफ कंजंक्शन? कनेक्टर्स और जॉइनिंग वर्ड्स। तो वर्ड्स को कनेक्ट करने वाले वर्ड्स या फिर सेंटेंसेस को कनेक्ट करने वाले वर्ड्स को हम क्या बोलते हैं, कंजंक्शंस, ओके। तो एंड देखो आप पीस और क्वाइट को क्या कर रहा है, ज्वाइन कर रहा है या फिर कनेक्ट कर रहा है, तो ये है हमारा कंजंक्शन। तो बाइनोमियल्स में दो वर्ड्स के बीच में एक कंजंक्शन जरूर होता है, जैसे कि एंड हो गया या फिर और हो गया, और ये फिक्स्ड ऑर्डर में ही यूज होता है। द टू वर्ड्स कन्वे अ सिंगल मीनिंग, और इसमें क्या होता है कि जो दोनों वर्ड्स है जो कंजंक्शन की हेल्प से ज्वाइन हुए हैं, एक दूसरे से कनेक्ट हुए हैं एक ही ऑर्डर में, वो या तो एक ही मीनिंग देंगे दोनों वर्ड्स मिलके, या फिर बिल्कुल ऑपोजिट मीनिंग देंगे, है ना। सो लेट्स सी सम मोर बाइनोमियल्स, देन इट विल बी मोर क्लियर टू यू। सो ये देखो आप, ये क्वेश्चन जो है इट इज फुल्ली बेस्ड ऑन बाइनोमियल्स ओनली. So if you have understood it, it will be easy for you to solve this question. Match the words in column 1 with the correct pairs in column 2 to make binomials. अब ये है, अब देखो दो words है, two different words. They have to be joined or connected using either of these conjunctions. So this is to be done here. अब देखते हैं हम किसको किसके साथ join करेंगे तो बिल्कुल सही मीनिंग आएगा, है ना। आपको join करके ये हमने दिखाया हुआ है सो दैट आपका टाइम बचे, ओके। सो अब आप देखो सेफ एंड साउंड, आप इन दोनों को मिला देंगे तो क्या बन जाएगा, सेफ एंड साउंड बाइनोमियल। सेफ एंड साउंड का मीनिंग क्या है, ऑड्स एंड एंड्स, नेक्स्ट वन वो सब हम आपको बताएंगे, डोंट यू वरी, है ना। सो ऑड्स एंड एंड्स, मेक और ब्रेक, प्रॉस एंड कॉन्स, नाउ और नेवर, गिव एंड टेक। तो ये हमारे बाइनोमियल्स बन गए। इसका मीनिंग क्या है आप देखो, नाउ और नेवर का मीनिंग क्या है, डू इट राइट नाउ और यू विल लूज द चांस, तो अभी या कभी नहीं। सो ये है नाउ और नेवर का मीनिंग। गिव एंड टेक जो बाइनोमियल है, इट मींस शेयरिंग और हेल्पिंग ईच अदर, लेना और देना या एक दूसरे की मदद करना, राइट। जैसे हम बोलते हैं एक हाथ से लो दूसरे हाथ से दो, एक से दो या दूसरे हाथ से लो, समथिंग लाइक दैट। प्रॉस एंड कॉन्स, इसका मीनिंग क्या है, गुड एंड बैड साइड्स ऑफ समथिंग, फायदे और नुकसान। तो अब मैं आपको एक सिंपल सा ट्रिक बताती हूँ, आप देखो प्रॉस किससे बिगिन हो रहा है, पी से, तो आप ऐसे याद रखिए पॉजिटिव, है ना, एंड कॉन्स मींस नेगेटिव, तो किसी भी चीज का पॉजिटिव और नेगेटिव साइड्स देखना, दैट इज नोन एज प्रॉस एंड कॉन्स, फायदा और नुकसान। सेफ एंड साउंड का मीनिंग क्या है, सेफ एंड नॉट हर्ट मींस नॉट हार्म, जिसका मीनिंग है सुरक्षित और ठीक ठाक। नेक्स्ट है ऑड एंड एंड, इट मींस स्मॉल एंड अनइम्पोर्टेंट थिंग्स, यानी कि छोटी मोटी चीजें, ठीक है। नेक्स्ट वन है मेक और ब्रेक, व्हाट डज इट मीन, इट मींस विल लीड टू सक्सेस और फेल्यूर, यानी कि कोई भी चीज बना देगी या फिर बिगाड़ देगी या देगा। सो ये है इन सब का, इन सारे बाइनोमियल्स का मीनिंग। सो इफ यू वांट यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस एंड learn the meanings of these very well. It will help you a lot. ठीक है, क्योंकि सिर्फ solve grammar जो भी आप पढ़ रहे हैं, you know that they have got some of the other uses. That's why you must know the meanings. Then you may use them wherever you feel like. Complete the following sentences with suitable binomials from one. अभी हमने बहुत सारे, you saw that we joined two words and what did we make? We made binomials, right? So let's use those in these sentences, okay, to make a meaningful sentence. So the first one is, this project will be a dash moment for our team success. ये जो project है वो हमारे टीम के सक्सेस के लिए क्या बनेगी, डैश मोमेंट, डैश पल। तो क्या होगा, मेक और ब्रेक, है ना। मेक और ब्रेक का मीनिंग मैं वापस नहीं बताऊंगी, हम भी अभी मीनिंग बताया था आपको, तो यहाँ पे मेक और ब्रेक बिल्कुल सही आएगा, यानी कि ये जो है हमारे टीम की सक्सेस को या तो बना देगी या फिर बिगाड़ देगी। आफ्टर लॉन्ग जर्नी वी वर रिलीव्ड, एक लंबी जर्नी के बाद, यात्रा के बाद हम सभी जो है रिलीव्ड हो गए, टू अराइव होम डैश
तो अराइव होम कैसे होंगे, सेफ एंड साउंड, तो आप जाके रिलीव्ड होंगे, थैंक गॉड, लाइक दैट। सो एवरी फ्रेंडशिप वर्क्स वेल, हर एक दोस्ती जो है वो अच्छे से वर्क करती है व्हेन देयर इज अ बैलेंस ऑफ डैश। तो जब किसका बैलेंस होता है, गिव एंड टेक का, है ना। हर आपको पता है फ्रेंडशिप इज ऑल अबाउट शेयरिंग एंड केयरिंग, राइट। सो शी ऑर्गेनाइज्ड ऑल द डैश इन द कबर्ड, उसने जो भी डैश थे उन सबको कबर्ड में जो भी थे उन सबको क्या किया, अरेंज किया, टू मेक स्पेस फॉर न्यू क्लोथ्स, नए क्लोथ्स को स्पेस देने के लिए या उनके लिए स्पेस बनाने के लिए। तो अब आप देखो क्या आएगा, ऑड्स एंड एंड्स, हर छोटी मोटी चीज को उसने कबर्ड में अरेंज कर दिया। Before making a decision, it is important to weigh the dash carefully. कोई भी डिसीजन लेने से पहले हमें क्या करना चाहिए, उसके जो पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट्स देख लेने चाहिए, साइड्स देख लेने चाहिए ध्यान से। सो ये हो गया। नेक्स्ट वन इज दिस इज अ फाइनल चांस टू परफॉर्म ऑन स्टेज, ये हमारा आखिरी चांस है स्टेज पे परफॉर्म करने का। इट इज डैश, सो इट इज नाउ और नेवर, अभी या कभी नहीं, है ना। सो ये इस तरीके से हमने ये कर लिया है। नाउ लेट्स मूव अहेड एंड चेक आउट द रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस। So what is it? Complete the paragraph by using the phrasal verbs given in the box below. अब ये सारे क्या है, phrasal verbs है और इनको हमें क्या करना है, इस पैराग्राफ को कंप्लीट करने के लिए यूज करना है। So let's begin it. So the first one phrase is stripped off, second one is let up, third one is turned down, fourth one is ran out of, fifth one is rigged up. अब ये ध्यान रखो आप कि first of all you must know the meaning of these phrasal verbs, then only you will be able to solve this question. So here are the meaning of these phrases, okay, जो हम आपके लिए लेके आए हिंदी और इंग्लिश दोनों में, कि आपको easily समझ आ जाए। So the first one is tripped off, इसका मीनिंग क्या है, fell down while walking, चलते समय ठोकर खाकर गिर जाना, ठीक है, या किसी चीज से टकरा जाना, आप ऐसे भी बोल सकते हो। नेक्स्ट वन क्या है हमारा, लेट अप, लेट अप का मीनिंग क्या है, टू बिकम लेस स्ट्रॉन्ग और स्टॉप, है ना, जिसका मीनिंग है कम होना या फिर रुक जाना। नेक्स्ट वन इज टर्न्ड आउट, व्हिच मींस हैपेंड और बिकेम नोन, यानी कि घटा या पता चला, है ना, कुछ हो गया, घटा मींस कम होना नहीं, यहाँ पे घटा मींस समथिंग हैपेंड, ओके, जिसका पता भी चला, ओके। देन नेक्स्ट वन इज ran out of, अब इसका मीनिंग क्या है, फिनिश्ड और यूज्ड अप समथिंग, किसी चीज का खत्म हो जाना, है ना, इज नोन एज ran out of, which is very simple. नेक्स्ट वन इज rigged up, अब rigged up का मीनिंग क्या है, क्विकली मेड और फिक्स्ड समथिंग, किसी भी चीज को जल्दी से कुछ बना या जोड़ दिया, है ना, आपके आसपास की जो भी चीजें उन सबको मिला के जल्दी कुछ ना कुछ बना देना, ओके, या जोड़ जाड़ के कुछ जुगाड़ लगा देना। सो दिस इज नोन एज rigged up. So since you have the meaning of these phrasal verbs before you, take a screenshot of all these and start learning now itself, because now or never, है ना। तो आप वो कर लिया और उसके बाद हम इसे सॉल्व करते हैं। It had been raining and we dash time to set up for the function. So बारिश हो रही थी और हम डैश हो गए, रेडी हो गए फंक्शन में जाने के लिए, ओके। सो हमारे पास क्या था, हमारे पास टाइम की कमी थी और हमें क्या होना था, रेडी होना था फंक्शन में जाने के लिए, तो कमी हो गई थी टाइम की, है ना, क्योंकि देखो आप यहाँ पे टाइम दे ही रखा है, तो आपको पता है रैन आउट ऑफ, यानी किसकी कमी हो गई थी, टाइम की, या हमारे पास टाइम नहीं था। सो वी क्विकली डैश सम डेकोरेशंस, तो हमने क्या किया, जल्दी से कुछ ना कुछ जो हमारे आसपास जो चीजें थी उनको फिक्स करके कुछ ना कुछ नया बना डाला। सो वी क्विकली रिग्ड अप सम डेकोरेशंस, हमारे आसपास जो डेकोरेशंस थी उसको हमने क्या किया, मिला के कुछ ना कुछ बना लिया डेकोरेशन का, यूजिंग वॉट एवर मटेरियल्स वी हैड, है ना, हमारे पास जो भी था उसको यूज करके हमने कुछ ना कुछ जल्दी से बना लिया। वी एक्सीडेंटली डैश्ड द फायर अलार्म, हमने एक्सीडेंटली बाय मिस्टेकली हमने क्या किया, जो फायर अलार्म था उसको क्या कर दिया, अलार्म क्या हो गया आपको पता है, ट्रिप्ड ऑफ हो जाएगी, यानी क्यों, अलार्म भी आपको पता है ट्रिप्ड ऑफ होती है, या तो चालू हो जाती है उसके वजह से आवाज आने लगी जाती है, या फिर वो कैसे स्टार्ट होगी, स्मोक की वजह से जो कि बॉन फायर से निकला था, तो कुछ भी दिख नहीं रहा था और इसलिए हमने बाय मिस्टेक किसको ऑन कर दिया, फायर अलार्म को। सो इस तरीके से आप मीनिंग निकाल के करेंगे। नेक्स्ट वन,
नेक्स्ट सेंटेंस क्या है, थैंकफुली द रेन डैश जस्ट एज द गेस्ट्स वर अराइविंग। तो थैंकफुली क्या हो गया, रेन जो है वो कम हो गई, बारिश कम हो गई जब गेस्ट आ रहे थे। एंड डिस्पाइट ऑल द क्योर्स, अब इतनी सारी गड़बड़ चड़बड़ हुई थी घर में, द फंक्शन डैश टू बी ह्यूज सक्सेस। लेकिन जो फंक्शन हुआ वो कैसा हुआ, वो फंक्शन निकला बहुत ही बड़ा सक्सेस, मींस फंक्शन जो है वो फुल्ली सक्सेसफुल हो गया, हर कोई उसकी तारीफ कर रहा था। सो दिस इज द वे वी हैव कंप्लीटेड दिस क्वेश्चन। नाउ लेट्स गो अहेड एंड check out the next one. What is it? Read the highlighted expressions in the following sentence from the text. अब आपको क्या करना है, ये highlighted expressions है उनको पढ़ना है। This is not the first time he has got on papa's nerves or frightened someone half to death in the house. अब आप देखो ये जो है ये expression frightened someone to, yeah, got on papa's nerves and frightened someone to half to death। अब ये सब क्या है, these are known as idioms। अब idioms क्या होता है, ये idioms को हिंदी में हम बोलते हैं मुहावरा, है ना। अब मुहावरे क्या होते हैं, ये इसका जो आप देख रहे हैं यहाँ पे, अब got on papa's nerves, अब ये नहीं कि पापा के नर्व्स पे जाके कोई वहां पे कोई पहुंच जाए उस पे चढ़ जाए, ये नहीं है मीनिंग उसका। frightened someone हाफ टू डेथ, अब ये सब जो इडियोमेटिक जो एक्सप्रेशंस है इनमें वर्ड्स का बिल्कुल उल्टा मीनिंग होता है या बिल्कुल लिटरल मीनिंग, यानी जो वर्ड्स जो लिखे हुए हैं उसका उससे बिल्कुल हटके मीनिंग होता है। जो आप लिखा हुआ है उसका एग्जैक्टली वही मीनिंग नहीं निकाल सकते हैं, हर एक वर्ड का, एक एक वर्ड का। इट इज अ स्पेशल सेइंग दैट पीपल अंडरस्टैंड इन अ स्पेसिफिक वे। तो ये स्पेशल सेइंग होती है जो मैंने आपको बोला था, मुहावरा है, मुंह से मुंह जबानी लोग जो है उसको बोलते हैं और ये पास ऑन होता जाता है, इस तरीके से हम सुन सुन के और वही बोलते हैं। ओके, एक अलग तरीके से बोला जाता है ये। फॉर एग्जाम्पल, इट इज रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स। अब जब कोई बोले कि इट इज रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स, अब इसका लिटरल मीनिंग नहीं लेंगे आप। लिटरल मीन्स वर्ड्स का जो वर्ड है उसका वही मीनिंग नहीं लेना। अब इट इज रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स मतलब आप ये मत सोचिए कि बारिश में कुत्ते और बिल्ली जो है वो बरस रहे हैं, है ना। सो ये इसका मीनिंग नहीं होगा। इट मीन्स इट्स रेनिंग वेरी हेवीली, बहुत तेज बारिश हो रही है। ओके, सो दिस इज नोन एज इट्स रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स। ओके, सो ऐसे बहुत सारे सेइंग्स है जिसमें आप वर्ड सुनेंगे कुछ और मीनिंग निकलेगा उसका कुछ और, है ना। सो इडियम्स इन्हीं को बोला जाता है, इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, मुहावरा। अब बहुत सारे आपके सामने आएंगे, लाइक लीविंग द कोस्ट क्लियर, गेट ऑन आवर नर्व्स, fell over ourselves, frightened me half to death, get us shelling। अब ये सब क्या है, these are all the idioms। So first of all let me tell you the meaning of this, है ना। मीनिंग बता देती हूँ और फिर आप इनको कंप्लीट करने के लिए इन idiomatic expressions का यूज करना है और कंप्लीट करना है सेंटेंस को। सो गेट अ शेलिंग का मीनिंग क्या है, गॉट हेवी अटैक और स्कोल्डिंग। जब आपको जोरदार डांट पिटती है ना, या कोई जोरदार हमारे ऊपर भारी गोलाबारी कर रहा हो या डांट रहा हो, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, गेट अ शेलिंग। सो गॉट अ शेलिंग या गेट अ शेलिंग का मीनिंग क्या है, गॉट हेवी अटैक या फिर स्कोल्डिंग, भारी गोलाबारी या डांट खाना। दिस इज नोन एज गेट अ शेलिंग। Fell over ourselves, अब इसका मीनिंग क्या है, tried very hard to do something, कुछ करने की बहुत कोशिश करना। तो इसको हम क्या बोलते हैं, इन दोनों idioms का ये मीनिंग है। अब आप देखो यहाँ पे लिखा कुछ और है लेकिन इसका मीनिंग कुछ और निकल रहा है। तो ये इसलिए आपको idioms जो है, क्योंकि ये इंग्लिश idioms है, we are not native English people, है ना, तो इसलिए we need to learn these very well। हमें अच्छे से लर्न कर लेना है इनको, otherwise it won't be clear to us। अब फर्स्ट वन हम कंप्लीट करते हैं, जितना हमने पढ़ा है उतना कंप्लीट कर लेता है। शेखर न्यू ही वुड डैश फॉर ब्रेकिंग हिज मदर्स फेवरेट फ्लावर वास। अब शेखर को पता था कि उसको डैश होगा, किस लिए, अपनी माँ के फेवरेट वास को तोड़ने के लिए। अब बताओ क्या पड़ेगी, डांट पड़ेगी ना, तो यहाँ पे गेट अ शेलिंग। आप ऐसे याद रखो, आपको डांट पड़ेगी तो मम्मा जो है ना आपका शेल निकाल देगी, ऐसे याद रखो, शेल आपका आउटर कवर। तो कैसे निकालेगी, वो बोल बोल के या आप पे बोल बोल के अटैक करेगी। सो ऐसे शेलिंग, गेट अ शेलिंग है इसका मीनिंग। नेक्स्ट वन इज वी डैश ट्राइंग टू हेल्प द इंजर्ड डॉग। हम क्या कर रहे थे, ट्राई कर रहे थे जो घायल डॉग है जो उसको हेल्प करने की, एंड गेट इट टू द वेट, उसको वेट यानी कि जो उनका एनिमल्स का जो डॉक्टर होता है उसके पास लेके जाने की एज क्विकली एज पॉसिबल, जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी। तो हम क्या कर रहे थे, फिल ओवर आवरसेल्व्स मींस बहुत कोशिश कर रहे थे, है ना, कुछ करने की। सो दिस इज
फेल ओवर आवरसेल्व्स, ठीक है। नेक्स्ट वन, अब देखो आप बाकी इडियम्स जो है उसका मीनिंग मैं आपको पहले बता देती हूँ तो फिर ज्यादा क्लियर रहेगा आपको ये, है ना। लीविंग द कोस्ट क्लियर, अब इसका मीनिंग क्या है, रिमूविंग ऑल ब्लॉक्स और डेंजर, यानी कि रास्ता साफ कर देना या फिर कोई रुकावट न छोड़ना। गेट ऑन नर्व्स मीन्स टू अनॉय और इरिटेट समवन, है ना। अब आप ये तो बहुत क्लियर होगा, आपको याद करना बहुत इजी होगा कि कोस्ट को, पूरे किनारे को साफ कर देना या तटों को बिल्कुल क्लियर कर देना, इसका मतलब क्या है, सारा रुकावट जो है हटा देना, राइट। नेक्स्ट वन, गेट ऑन नर्व्स, अब इसका मीनिंग क्या है, नर्व्स, किसी के नर्व से अगर आप गेट ऑन हो जाते हैं तो व्हाट डज इट मीन, अनॉय हो जाएंगे ना, बहुत परेशान हो जाएंगे। टू अनॉय और इरिटेट समवन, परेशान करना किसी को या फिर चिढ़ाना। फ्राइटन मी हाफ टू डेथ, अब इसका मीनिंग क्या है, स्कैर मी वेरी मच, बहुत ज्यादा डरा दिया। अब ये सुन के ही आपको ये सब वाला इजी है तो आप ऐसे ही याद रख लोगे। नेक्स्ट वन इज, अब विल डू द रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस। अब रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस में क्या है, फेजी डिस्ट्रैक्टेड कंचन, फेजी ने क्या किया, डिस्ट्रैक्ट किया, यानी किसका ध्यान भटकाया, कंचन का। डैश फॉर अस टू गेट इनसाइड द रूम, कि ताकि हम रूम में अंदर आ सके। टू प्रिपेयर द बर्थडे सरप्राइज, कि ताकि बर्थडे सरप्राइज को रेडी कर सके या उसको कर सके। अब आप यहाँ पे देखो क्या आएगा, लीविंग द कोस्ट क्लियर, उसने कंचन को क्यों डिस्ट्रैक्ट किया, कि ताकि रास्ता जो है पूरी तरीके से साफ हो जाए। मतलब ये लोग, रास्ता साफ होगा जब कोई रुकावट नहीं होगी तो ही तो अंदर घुस के रूम में सारा प्रिपरेशंस कर पाएंगे, तैयारियां कर पाएंगे, राइट। तो ये हमारा लीविंग द कोस्ट क्लियर विल कम हियर। नेक्स्ट वन इज द कांस्टेंट पावर फ्लक्चुएशंस, बार बार जो पावर फ्लक्चुएट हो रहा था, ऊपर नीचे हो रहा था, उसके मीटिंग्स के वक्त, तो व्हाट हैपेंड, डैश, कैन डैश, अब उसकी वजह से हम लोग अनॉयड हो गए, इरिटेटेड हो गया, सो गेट ऑन आवर नर्व्स। नेक्स्ट वन इज व्हेन आई एम अलोन एट होम, जब मैं घर पे अकेली रहती हूँ या रहता हूँ, एनी अनएक्सपेक्टेड लाउड नॉइज इन द नाइट, डैश, कैन डैश, अब आप अकेले रहोगे तो क्या होगा, फ्राइटन मी हाफ टू डेथ, है ना। अकेले रहोगे तो आप एक्सपेक्ट भी नहीं करोगे ऐसे लाउड लाउड सी नॉइजेस आएंगी नाइट को, और आप फिर आपकी हालत कैसे हो जाएगी, बहुत ज्यादा बुरी, आप इतने डर जाओगे कि आपको भी समझ नहीं आएगा कुछ भी। सो ये इस तरीके से वी हैव डन दीज क्वेश्चंस। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। What does it say? Let's see that. Read the highlighted words in the given sentence. It was indeed the fellow who had recently begun sweeping out the compounds in our row houses. अब आप देखो, so here was is the second form of the verb be. Be जो verb है उसका second form है was. First form आपको पता है is, am, are. Second form be का क्या है, was, were. Third form क्या है, been. और fourth form क्या है, being, है ना। तो ये सेकेंड फॉर्म है, और सेकेंड फॉर्म का ऑलवेज मीनिंग क्या होता है, पास्ट टेंस, ठीक है, पास्ट टेंस। अब आप देखो यहाँ पे हैड और बिगन, अब ये कौन से फॉर्म में है, अब आप हैड, हैव, हैज, हा, यानी हैज, हैव, हैड के साथ विच फॉर्म ऑफ वर्ब डू वी ऑलवेज यूज, यस, हाउ मेनी आर देयर, हैज, हैव, हैड, 3 है, हैज, हैव, हैड, ये 3 है, तो इसके साथ हम हमेशा कौन सा फॉर्म ऑफ वर्ब डालते हैं, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, ठीक है। तो आप देखो इसके साथ ये हैड के साथ ये थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब लगा है। अब इतना आपको पता चल गया, जब भी हैड के साथ आप थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब देखो, इट मींस व्हिच टेंस इट इज पास्ट परफेक्ट टेंस, है ना। यानी कि पास्ट में भी जब काम जल्दी हो जाए, अर्लियर हो जाए, पहले हो जाए, फर्स्ट हो जाए, सो इससे हम क्या बोलते हैं, पास्ट परफेक्ट टेंस, है ना। पास्ट में भी जब काम जल्दी हो जाए, अब आपके सामने 2 सेंटेंसेस है, मतलब अब आप देखो 2 वर्ब्स हैं, यानी 2 काम हो रहे हैं, एक तो 2 वर्ब्स है आपके सामने, वर्ब मीन्स वर्क, है ना, जनरली। अब यहाँ पे एक आपको बता दिया कि वही बंदा था, तो ये स्टेट बता रहा है, ठीक, वॉज। अब 2 वर्ब्स है, एक V2 में है यानी कि सिंपल पास्ट में है, और एक पास्ट परफेक्ट टेंस में है यानी कि थर्ड फॉर्म के साथ आप हैड लगा रहे हैं। अब ये जब भी होता है तो आपको ये देखना है, अब आप बताओ मुझे कि कौन सा एक्शन पहले हुआ, वो बंदा था या फिर जिसने स्वीपिंग करना स्टार्ट किया था, बताओ मुझे क्या पहले हुआ। जो इनके सामने जो बंदा खड़ा था, आपको पता है कौन था, वो बोपा था, तो बोपा पहले खड़ा हुआ या पहले उसने स्वीपिंग स्टार्ट कर दी थी उनके कंपाउंड में। झाड़ू लगाने वाला बंदा था ना, वो पहले से ही झाड़ू लगाने का काम करता था, राइट, है ना। सो हियर वी रेफर टू 2 कंप्लीटेड एक्शंस।
द रिसेंट पास्ट यानी कि न्यू एक्शन, नया एक्शन मीन्स कौन सा, सेकेंड एक्शन जो बाद में हुआ, सेकेंड नंबर पे हुआ। एंड दी ओल्ड एक्शन है ना, यानी कि पुराना एक्शन। तो ओल्ड एक्शन यानी कि पास्ट में भी जो ओल्ड हो गया, पहले हो गया, अर्लियर हो गया, तो वो क्या हो गया हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस। और जो सेकंड नंबर पे हुआ पास्ट में या पास्ट में जो बाद में हुआ उसे हम क्या बोलेंगे, सिंपल पास्ट टेंस, यानी कि सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब लगाएंगे वहां पे। ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि वॉट एवर यू स्टडी इन ग्रामर हैज गॉट सम और द अदर यूज। आप ऐसे ही नहीं पढ़ते हैं, तो आप जब भी ऐसे सेंटेंसेस बनाना है तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि कहाँ पे कौन सा फॉर्म ऑफ वर्ब आएगा, क्योंकि आप लोग इसमें बहुत एरर्स करते हैं और उसकी वजह से मार्क्स आपके चले जाते हैं। अंडरलाइन द वर्ब्स इन सिंपल पास्ट एंड पास्ट परफेक्ट टेंस, है ना, फॉर द फॉलोइंग सेंटेंसेस फ्रॉम द टेक्स्ट। अब फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, माँ हैड रश्ड इन टू सी व्हाट द रैकेट वाज ऑल अबाउट। और माँ जो है वो जल्दी में आई ये देखने के लिए कि क्या गड़बड़ चड़बड़, क्या आवाज आ रही थी, है ना, ये पता करने के लिए। तो अब आप देखो यहाँ पे हैड रश्ड, अब आप देखो हैड के साथ क्या लगा हुआ है, हैड के साथ हमेशा कौन सा फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करते हैं, थर्ड फॉर्म, राइट। और यहाँ पे देखो आप फाउंड भी अंडरलाइंड है। अब ये आप देखो हैड प्लस V3 है तो कौन सा टेंस हो गया, पास्ट परफेक्ट टेंस। अब यहाँ पे फाउंड जो है वो फाउंड के आगे कोई हैड वैड नहीं है, तो ये कौन से फॉर्म में हो गया, सेकंड फॉर्म में, है ना। जब भी वर्ब के साथ हैज, हैव या हैड लगे, इट मींस द मेन वर्ब विल बी इन थर्ड फॉर्म, ये याद रखना है आपको। और जब वर्ब के आगे हैड, हैज, हैव नहीं लगा है और लेकिन पास्ट की बात कर रहे हैं, तो आप इससे क्या समझोगे कि ये सेकेंड फॉर्म में है, यानी कि सिंपल पास्ट फॉर्म में है। ओके, तो आप देखो दो आपके सामने वर्ब्स है जो कि अंडरलाइन है, ठीक है। तो आप बताओ कि इसमें से सबसे पहला वाला कौन सा हुआ होगा, है ना। ये तो आप देखो फाउंड जो है वो किस में है, सिंपल पास्ट टेंस में है, राइट। तो अब आपको पता है ये पहले हैड वाला पहले हो जाता है ना, पास्ट में जो पहले हुआ वो कौन सा फॉर्मूला लेगा, हैड प्लस V3। जो पास्ट में जो एक्शन बाद में हुआ, जो वर्क बाद में हुआ, वो सिर्फ V2 लेगा, यानी कि सिंपल पास्ट टेंस में होगा। सो आप देखो यहाँ पे पास्ट परफेक्ट क्या हो गया, हैड रश्ड, जो मैंने आपको बताया, और सिंपल पास्ट क्या हो गया, फाउंड। ये हैड प्लस V3 वाला और ये V2 वाला। अब आप ऐसे याद रखो, मैं आपको सिंपल सा फंडा बताती हूँ। V2 का मतलब क्या है, सिंपल पास्ट टेंस। तो जब आपको ये बताना है कि कोई एक्शन पास्ट में भी बाद में हुआ, सेकंड नंबर पे हुआ, तो आप ऐसे याद रखो, उसमें आप सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब लगा दोगे, दैट्स इट। और जो पहले हुआ वो क्या लेंगे, हैड प्लस V3। क्लियर है। सो इस तरीके से आप याद रखो। आनंद हैड वैनिश्ड बाय दिस टाइम, आनंद जो है इस वक्त तक गायब हो चुका था और वापस आया कब, ओनली आफ्टर डिनर व्हेन पापा हैड कूल डाउन, जब पापा शांत हो चुके थे। तो आप देखो यहाँ पे आपको हैड प्लस V3 दिख रहा है, यहाँ पे भी हैड प्लस V3 दिख रहा है। तो आप ये देख के यू माइट हैव अंडरस्टूड दैट व्हिच टेंस इट इज, यस इट्स पास्ट परफेक्ट टेंस, है ना। फॉर्मूले के हिसाब से पास्ट में भी ये पहले हो गए, इसलिए में हैड प्लस V3 लगाया गया है। और जो पास्ट में सेकंड नंबर पे होगा जो एक्शन, या बाद में होगा, तो वो कौन सा फॉर्म ऑफ वर्ब लेगा, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब। जो एक्शन सेकंड नंबर पे हुआ, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब लेगा। जो एक्शन पहले हो गया यानी पास्ट में भी पहले, तो वो हैड प्लस V3 लेगा। तो यही तो, ये देखो आप, ये हो गया हमारा पास्ट परफेक्ट। हैड वैनिश्ड और हैड कूल डाउन सिंपल पास्ट टेंस में रीअपीयर्ड, ये सेकंड फॉर्म में है। कैसे पता चला मुझे सेकंड फॉर्म में है, क्योंकि इसके आगे इस हैड या हैज या हैव हेल्पिंग वर्ब्स नहीं लगे हुए हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा, फिल इन द ब्लैंक्स विद द सिंपल पास्ट और पास्ट परफेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब्स गिवन इन द ब्रैकेट्स। तो ब्रैकेट्स में आपको वर्ब्स दे रखे, उसको आपको किस में डालना है, पास्ट परफेक्ट में यानी हैड प्लस V3 लगाना है, या फिर सिंपल पास्ट टेंस यानी कि सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब डालना है। तो ये आपको देखना है। आफ्टर रोहन डैश, ब्रैकेट में दे रखा है फिनिश हिज होमवर्क। अब आप देखो इसका मीनिंग निकालते चलो आप, है ना, थिंक ऑफ द मीनिंग, तो आपके लिए इजी हो जाएगी कि पता चल पाएगा कि विच टेंस हैज बीन यूज्ड हियर। सो आप देखो रोहन के होमवर्क करने के बाद, अब आप देखो रोहन के होमवर्क करने के बाद ही डैश ब्रैकेट में डिसाइड, उसने डिसाइड किया टू गो फॉर अ वॉक। अब बताओ पहले क्या किया उसने, इस सेंटेंस के हिसाब से हमने मीनिंग निकाला। इन डैश वाले वर्ड्स को भी आप अपने मन में रखते चलो, है ना, मीनिंग निकालते हो। तो रोहन ने होमवर्क फिनिश करने के बाद डिसाइड किया कि वो वॉक पे जाएगा। आप आंसर्स आपके सामने नहीं है, लेकिन इन वर्ड्स को, ब्रैकेट वाले वर्ड्स को आप अपने मन में लेके मीनिंग निकालोगे तो क्या आएगा, कौन सा एक्शन पहले हुआ, पहले होमवर्क फिनिश किया उसने, तो क्या आएगा यहाँ पे फिनिश का
पास्ट में भी जो एक्शन अर्ली हो जाए, जो एक्शन फर्स्ट हो जाए, तो वो कौन सा टेंस होता है? पास्ट परफेक्ट टेंस, यानी हैड प्लस V3। तो देखो हैड प्लस V3 लगा दिया यानी फिनिश्ड। जो एक्शन पास्ट में भी सेकेंड नंबर पे हुआ हो तो वो क्या लेगा? V2। तो आप देखो ये V2 में है ना, ये हैड प्लस V3 में है, राइट, हैड प्लस V3 है ना। ये फर्स्ट एक्शन ये पास्ट में पहले हुआ और ये पास्ट में सेकेंड नंबर पे हुआ, तो इसलिए सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब डाल दिया। आप इस तरीके से ट्रिक याद करो, हो गया। नाउ आगे क्या है? ही डैश लीव द हाउस। अब देखो मैं आपको क्या कर रही हूँ, मैं ब्रैकेट में जो लिखा हुआ है उसको भी साथ में पढ़ रही हूँ, सो दैट वी मेक इट द क्लियर आइडिया ऑफ द सेंटेंस, सो और क्लियर मीनिंग ऑफ द सेंटेंस, so that we may fill it correctly. He dash in bracket leave the house. उसने वो घर से क्या हुआ? निकला और रियलाइज किया। तो अब आप देखो यहाँ पे S आएगा ना कि Z, और रियलाइज किया, ठीक है। He dash भूल चुका है अपने कीज को ही अंदर, ठीक है, हमने मीनिंग निकाल लिया। अब बताओ मुझे सबसे पहले क्या हुआ होगा इनमें से? वो घर से पहले निकला, फिर उसने रियलाइज किया कि वो कीज भूल गया। देखो वो घर से पहले वो कीज भूल गया, राइट। आप सोचो पूरा ध्यान से, वो कीज भूल गया, कीज भूलने के बाद घर से निकला ना, उसने घर बंद किया। सो यहाँ पे देखो सबसे पहला वाला एक्शन पहले आपको ढूंढना है। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या हुआ होगा? उसने कीज ही अंदर छोड़ दी होगी, राइट। सो ये जो है फॉरगेट को हम किस फॉर्म में डाल देंगे? हैड प्लस V3, क्योंकि पास्ट में भी जो एक्शन या जो वर्ड पहले हो जाता है वो कौन से टेंस में होता है? पास्ट परफेक्ट टेंस में। तो इसलिए हैड फॉरगॉटन। सो फॉरगॉटन में आप देखो T कैपिटल हो जाएगा और फॉरगेट का फॉरगॉट हो जाएगा, ये आपको पता है, हो गया हैड प्लस V3 यानी कि पास्ट परफेक्ट टेंस। तो अब पहला एक्शन हमें पता चल गया, दिस इज आवर फर्स्ट एक्शन, यानी कि सिंपल पास्ट नहीं बल्कि पास्ट परफेक्ट का एक्शन, क्योंकि सिंपल पास्ट में क्या आता है? V2। तो जो एक्शन सेकंड नंबर पे हुआ, जो बाद में हुआ, वो V2 लेगा, यानी सिंपल पास्ट टेंस। तो इसलिए अब लीव को किस में डाल दिया? देखो V2 यानी कि लेफ्ट सेकंड फॉर्म में डाल दिया। अब रियलाइज भी उसको बाद में हुआ, घर बंद करने के बाद ही, भूलने के बाद ही, तो इसलिए ये भी किस फॉर्म में होगा? सेकेंड फॉर्म में ही होगा। अंडरस्टूड? सो थिंक ऑफ द मीनिंग। अगर आप मीनिंग को समझेंगे, ये सोचेंगे विच एक्शन टुक प्लेस अर्लियर इन द पास्ट, विच वन टुक प्लेस लेटर इन द पास्ट, देन यू विल अंडरस्टैंड विच टेंस and which form of the verb is to be used. Next one is by the, मतलब ग्रामर बहुत सिंपल है, आपको थोड़ा सा काम होके पेशेंस के साथ समझ के करना पड़ता है, फिर आप बार बार when you practice it then you'll be perfect in it. By the time we dash the station, जब तक हम स्टेशन तक पहुंचे, the train dash, और ब्रैकेट पे क्या है? ऑलरेडी लीव। अब आप देखो इतना हमने पढ़ लिया, ट्रेन ऑलरेडी जा चुकी थी, हमें मीनिंग निकल गया ये, राइट। मैंने ये इन डैशेस को देख के नहीं, इनको ये ब्रैकेट वाले वर्ड्स को ध्यान में रख के मीनिंग निकाला। तो आप देखो अब सबसे पहले क्या हुआ? ट्रेन जो है वो पहले जा चुकी थी मीनिंग के हिसाब से, राइट। यहाँ पे देखो लिखा ना ऑलरेडी लीव, तो अब आप देखो ट्रेन पहले जा चुकी थी, मतलब कि ये एक्शन पहले हो चुका था, तो हम क्या लगा देंगे? पास्ट परफेक्ट यानी कि हैड प्लस V3। हैड ऑलरेडी लीव का थर्ड फॉर्म लेफ्ट हो गया, ओके। नेक्स्ट अब बाकी जो बचा ये सेकंड नंबर पे हुआ होगा, राइट, ये सेकंड नंबर पे, तो इसलिए रीच का सेकंड फॉर्म लगा दिया, रीच्ड। वी डैश फॉर द नेक्स्ट वन टू अराइव, और हम क्या करने लगे? अब नेक्स्ट के आने का वेट करने लग गए। तो आप देखो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा? ये तो सब बाद में हुआ ना, ये सब बाद में हुआ ट्रेन के निकलने के बाद, तो ये सब जो बाद में हुआ वो सब V2 में आएगा, है ना। जो पहले हुआ वो किस में आ जाएगा? हैड प्लस V3 में, राइट। सो इस तरीके से हो गया हमारा ये क्वेश्चन भी। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज इट? कंबाइन द पेयर्स ऑफ सेंटेंसेस यूजिंग द टाइम एक्सप्रेशंस इन द बॉक्सेस। अब कुछ टाइम एक्सप्रेशंस आपको दे रखा है और क्या करना है? कंबाइन करके पेयर ऑफ सेंटेंसेस को, उन टाइम एक्सप्रेशंस को यूज करके हमें उन सेंटेंस को रीराइट करना है, देन यूजिंग द पास्ट परफेक्ट टेंस। और कौन से टेंस का यूज करना है? पास्ट परफेक्ट टेंस का ही। सो एक एग्जांपल आपके लिए कर रखा है यहाँ पे। रोहन हैड पैक्ड हिज सूटकेस बिफोर ही लेफ्ट फॉर द एयरपोर्ट। अब आप देखो यहाँ पे कैसे पता चला पास्ट परफेक्ट है? हैड प्लस V3 दिख गया, हैड पैक्ड, ओके। और जो काम पहले हुआ, पहले वो पैकिंग करेगा सूटकेस को, फिर एयरपोर्ट के लिए जाएगा ना, तो पहले एक्शन कौन सा हुआ? पैकिंग करने का, तो इसलिए हैड पैक्ड। उसके बाद वो निकला घर से एयरपोर्ट के लिए, तो लीव का कौन सा फॉर्म आ गया यहाँ पे? सेकेंड फॉर्म, ओके। ये यहाँ पे हैड प्लस V3, ओके। सो
यहाँ पे आप देखो कॉलम में ओल्ड एक्शंस, ओल्ड मीन्स पहले, ओल्ड लोग हमसे पहले आए हुए होते हैं ना इस दुनिया में, तो आप ऐसे याद रखो ओल्ड एक्शंस मीन्स पास्ट में भी पहले, पुराने, ओके। और न्यू एक्शंस मीन्स रीसेंट एक्शंस जो बाद में होते हैं। तो ओल्ड एक्शंस कौन सा टेंस हो गया आपका, कौन सा टेंस हो गया, पास्ट परफेक्ट टेंस, ओके। मैं लिखूंगी यहाँ पे पास्ट पी लिख देती हूँ ना, टेंस शॉर्ट फॉर्म, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो भी है ये सब किस में है, पास्ट सिंपल पास्ट टेंस, ओके, सिंपल पास्ट टेंस। तो ये आपको याद रखना है। इधर सारे एक्शन जो है दे आर इन पास्ट परफेक्ट टेंस, इधर जो भी एक्शन है वो किस में है, सिंपल पास्ट टेंस में। अब आपको पता है क्या लग गया पास्ट परफेक्ट टेंस में, हैड प्लस V3, और यहां पे क्या लग गया, सिंपल पास्ट टेंस मींस सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, ठीक है, इतना हमें पता है। सो लेट्स बिगिन इट। अब यहां पे क्या करेंगे आप, देखिए ये सारे पास्ट परफेक्ट यानी कि फर्स्ट पास्ट में भी पहले हुए सारे एक्शंस, ये पास्ट में बाद में हुए। अब ये टाइम एक्सप्रेशंस है, मींस टाइम वाले वर्ड्स हैं, इनको यूज करके और इन सेंटेंस को हमें कंबाइन करना है, एक एक सेंटेंस बनाना है, ओके। सो We have done it for you. Rohan dash his suitcase. ये आपके लिए क्वेश्चन ऑलरेडी टेक्स्ट बुक में किया हुआ था। नेक्स्ट वन इज we had started work by the time he arrived in the morning. तो देखो किसी के आने से पहले ही आप काम चालू कर दोगे ना, तो इसलिए क्या हो गया, had started, पास्ट में भी स्टार्ट करने का काम पहले हुआ, यानी कि ये किस में हो गया, PPT में, यानी पास्ट परफेक्ट टेंस में, यानी had प्लस V3 लगा दिया। अब नेक्स्ट क्या हुआ, बाय द टाइम आपको यूज करना है, उसके आने तक हमने क्या किया था, काम जो है वो चालू कर दिया था। सो आप देखो अराइव जो है वो किस फॉर्म है, ये सेकंड फॉर्म है, ये सब तो आपको पता है, ये क्वेश्चन में ऑलरेडी दे रखा है जो सेकंड फॉर्म वाला है, यानी कि सिंपल पास्ट टेंस बिल्कुल सही कर रखा है। आपको सिर्फ पास्ट परफेक्ट टेंस में कैसे डालना है वो पता होना चाहिए। आपको पता है कैसे डालना है, जो पहले हुआ लेफ्ट साइड वाला कॉलम 1 उसमें हैड प्लस V3 लगाना है, यही तो करना है आपको। तो आप देखो दे सेटअप जो था उसके आगे क्या लगा दिया, दे हैड सेटअप द टेंस, उन्होंने टेंस लगा दी थी बिफोर द अदर्स ब्रॉट फूड एंड मेडिसिन, जब बाकी फूड और मेडिसिन लेने गए थे उसके पहले ही इन्होंने टेंस लगा दी थी। तो आप देखो कौन सा काम पहले हुआ, सेटअप करने का, तो उसके लिए हैड लगा दिया। अब आपके कॉलम में ये सब कुछ दे रखा है, बस हैड लगा देना है आपको, ओके, हैड प्लस V3 कर देना है, और ये टाइम वर्ड्स को सही से यूज करना है, दैट्स इट। तो ये मीनिंग निकाल के ही आएगा, आपको सेंटेंस पढ़ोगे पूरा और फिर मीनिंग निकालोगे तो आएगा। द स्टूडेंट्स डैश क्वाइट डैश दे हर्ड द टीचर कमिंग, सो द स्टूडेंट्स हैड बिकम क्वाइट, बच्चे शांत हो चुके थे जब उन्होंने सुना कि टीचर आ रही है, ओके। नेक्स्ट वन इज द विलेजर्स डैश द विलेज बिफोर द फ्लड सबमर्ज्ड द एंटायर एरिया, फ्लड यानी कि बाढ़ आ जाए पूरी एरिया में और उसकी वजह से पूरी एरिया डूब जाए, उसके पहले विलेजर्स जो है वो गांव को छोड़ के जा चुके थे। तो एक्शन कौन सा हुआ पहले, हैड लेफ्ट का, तो इसलिए मतलब छोड़ के जाने का, किसको छोड़ के जाने का, गांव को छोड़ के जाने का, इसलिए हैड लेफ्ट, और बिफोर यहाँ पे टाइम वर्ड आ गया। सो आप देखो यहाँ पे सिर्फ क्या क्या है, पैक्ड के आगे हैड लगा दिया, स्टार्टेड के आगे हैड लगा दिया, सेटअप के आगे हैड लगा दिया है, फिर बिकेम यहाँ पे है तो हैड बिकम, हैड के साथ आपको पता है ना थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब भी आता है, तो इसलिए हैड बिकम कर दिया, बिकेम नहीं, फिर हैड लेफ्ट, और बस ये टाइम वर्ड्स का यूज किया और बाकी ये सबको कॉपी कर दिया, समझ आया। तो इस तरीके से आप ये क्वेश्चन भी इजीली कर लेंगे, लेकिन टेंसेस से भागे मत, बहुत सिंपल है, बार बार, इट ओनली नीड्स प्रैक्टिस, यू नीड टू प्रैक्टिस लिसनिंग टू इट एंड डूइंग सच क्वेश्चंस अगेन एंड अगेन, at least 15 minutes every single day will surely help you out, बहुत हेल्प करेगा आपकी। So this is how we have completed even the grammar part of this lesson, है ना। So hope you understood this very well. If you understood this video, this explanation of ours, kindly like our videos, subscribe to our EduRack channel, and see you in the next video now. Till then, bye bye, take care and stay healthy.